फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य आपको आज बताने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात और मैं बतला दूँ कि हम जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इससे पूर्व की कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे जो कि आगे चल के इसमें हमारी समझ को अच्छी तरह से फ्यूचर में बनाए रखने में काम देगी। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान से पूर्व की कुछ बातें, उसके बाद हम भारतीय संविधान को देखेंगे। तो देखिए 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम भी कह सकते हैं, एक्ट या अधिनियम। फ्रेंड्स, आप लोग में से जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद उन्हें कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज़ कोई बात नहीं है, आपको ये वीडियो समझ में आएगा, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और एक बात और मैं बतला दूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें और पूरा देखें। तो चलिए, और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको स्किप ना करें इस वीडियो को, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम समझते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह एक्ट, इस एक्ट के तहत जो है, और एक बात और बतला दूं कि मैं इसमें वैसे पॉइंट बतलाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फालतू बातें मैं इसमें नहीं करने वाला कि क्या क्या हुआ, कैसे कौन आए कौन गए, ऐसी कोई बातें नहीं हो रही हैं। केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को पढ़ाने वाला हूं। तो आप ये ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश ना करें, आपको जितना मैं बतला रहा हूँ आपको केवल उतना ही याद रखना है। तो चलिए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के तहत जो कलकत्ता ये जो कलकत्ता हुआ करता था, हमारा जो कलकत्ता हुआ करता था, इस कलकत्ता में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र एक तरह से मतलब समाहित थे। कलकत्ता, और संयुक्त रूप से कलकत्ता कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या था कि ये अंग्रेज गवर्नर जो थे इस कलकत्ता में, जिनका शासन हुआ करता था, उनको पहले गवर्नर कहा जाता था। ये कलकत्ता के जो प्रमुख थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था। गवर्नर इन्हें पहले गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्व गवर्नर कहा जाता था। लेकिन जब से ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, तब से यहाँ का जो पद नाम है, ये गवर्नर, यहाँ से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल का पद, ये गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद आ गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के तहत कौन पहले गवर्नर, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कौन हुए, तो आप कहेंगे लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल हुए। आप इस बात को भी याद रखेंगे। और चलिए हम आगे की बातें करते हैं। तो ये हो गए हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। और आगे इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि कलकत्ता में 4 सदस्यीय, एक मिनट, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो छोड़िए, मिटा लेंगे बाद में। तो 1773 के तहत जो कलकत्ता में क्या हुआ, 4 सदस्यीय समिति की 4 सदस्यीय हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 4 सदस्य, इसमें 4 सदस्य थे इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस
किस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप कहेंगे 1773। ये देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो गवर्नर का पद गवर्नर जनरल हो गया और उसके बाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और आगे हम देखेंगे 1773 का जो मेन पॉइंट था मैंने बतला दिया। आप देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया ये रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बतला दूं कि एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। अधिनियम मीन्स कानून, रूल, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट के तहत 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई। और ये ब्रिटेन के, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो ब्रिटेन के जो ये थे प्रधानमंत्री विलियम पिट, उनके नाम पे ये इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट के तहत 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसे कि नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो 1784 सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। आपसे सवाल पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब की गई और किस एक्ट में की गई? तो आप कहेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बस यही आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता था? अंग्रेजी जो कंपनी थी उसमें जो वर्कर हुआ करते थे, उनके कार्यों को मतलब वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और किनका क्या काम है, तो उनके कामों का बंटवारा और उनके कामों को देखरेख करने का काम ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किया करता था। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बातों को। इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं 1793 में जो है चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट मतलब अधिनियम यानी कानून। तो 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये कि कंपनी जो भारत में व्यापार किया करती थी, उन्हें 20 वर्षों तक जो है एकाधिकार रूप से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब कि जो भारत में व्यापार करेगी वो केवल अंग्रेजी कंपनी ही करेगी और अन्य किसी देश की कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। तो इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष। तो आपसे सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चार्टर एक्ट था 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या प्रावधान किए गए? तो आप कहेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत में, उसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। बस आपको इस एक्ट में 1793 के चार्टर एक्ट में आपको केवल यही याद रखना है
कि 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक आगे बढ़ा दिया गया। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बतला दूं, इससे आगे की बात आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे 20 वर्ष आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 और ये 9 2 11 और ये 18। तो अब हम पढ़ेंगे 1813। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20 वर्ष जोड़ रहे हैं। यहाँ से जो 20 वर्ष का प्रावधान था, इस 20 वर्ष के प्रावधान को कंपनी को जब 20 वर्ष के लिए एकाधिकार रूप से यह अधिकार दिया गया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं एकाधिकार रूप से, तो उसमें हम क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे और यहाँ पे देख लीजिए कि 1813 आ गया। अब जो हम बात करेंगे और 1813 की बात करेंगे और चार्टर एक्ट, तो चलिए हम देखते हैं। सॉरी 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया इस 1813 के चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट, ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इस 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि इनसे कहा गया अंग्रेजी कंपनी को कि आपका व्यापार भारत में, अब जो पहले एकाधिकार हुआ करता था, आपका व्यापार भारत में मतलब आप केवल आपका ही व्यापार हुआ करता था, आप ही व्यापार कर सकते थे, ऐसा अब नहीं रहेगा। आप अब अन्य देश की कंपनियां भी व्यापार कर सकती है हमारे देश में, भारत देश में, और आप भी करोगे, आपका एकाधिकार नहीं रहेगा। कहने का मतलब केवल आप ही व्यापार इंडिया में नहीं करोगे और अन्य देश की कंपनियां भी करेंगे, लेकिन चीन के साथ व्यापार चीन के साथ आपका जो व्यापार होगा वो एकाधिकार रूप से रह सकता है। और भारत में जो है चाय की जो व्यापार होती है आपका, उसमें एकाधिकार रह सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे जो अभी मैंने बताया कि चीन के साथ एकाधिकार रूप से अधिकार दिया गया अंग्रेजी कंपनी को कि आपका चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार लागू रहेगा, और भारत में चाय की जो व्यापार होती है, चाय का व्यापार, उसमें आपका एकाधिकार रहेगा। तो आंशिक कहने का मतलब यही हुआ कि जो ये अंग्रेजी कंपनी थी उसका आंशिक रूप से अधिकारों को मतलब समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, तो फ्रेंड्स ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि इस चार्टर एक्ट के तहत साहित्यकारों और विद्वानों को, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत साहित्यकारों और विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाने लगा। कब से, 1813 के चार्टर एक्ट से। तो फ्रेंड्स आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विद्वानों और साहित्यकारों को कब से, किस एक्ट के तहत प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाने लगा। आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब होगा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। और चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें इतना ही था जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बताया। अब आगे की बात हम करते हैं। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के तहत जो है अंग्रेजी कंपनी का जो आंशिक रूप से जो व्यापारिक एकाधिकार था वो लागू था। इसके तहत क्या हुआ कि अंग्रेजी कंपनी का जो आंशिक रूप से जो व्यापार चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब आपका जो आंशिक रूप से जो व्यापार चल रहा था ये भी समाप्त किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और एक बात और कि इसके तहत ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही ये जो बंगाल के
बंगाल के जो गवर्नर का पद था वो गवर्नर जनरल किया गया था। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। आप इस बात को भी याद रखेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के ये भारत के गवर्नर जनरल बन के पहली बार कौन आए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप याद रखेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के तहत ये जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने बतलाया आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें मैंने बतलाया था कलकत्ता के जो प्रमुख थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था और उनके पद नाम को गवर्नर जनरल कहा गया और बदल करके, और उस पे जो आसीन हुए पद पे, उस पोस्ट पे, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। और यहाँ पे जो भारत के गवर्नर जनरल जो बन के आए हैं वो हमारे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, हम उसकी आगे के पॉइंट देखते हैं। फिलहाल हम इसको रब करते हैं, मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे अपना 1853 का चार्टर एक्ट मतलब अधिनियम। तो हम 1853 का चार्टर एक्ट देख रहे थे और इस एक्ट के अंतर्गत 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत एक तरह से माने कि ये जो हमारा जो जितना भी एक्ट था अब ये समाप्ति पे है। आगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफी करीब पहुंचने वाले हैं। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम समझेंगे। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, यह एक्ट अंतिम रूप से, अब ये एक्ट की जो बातें हैं वो सारी समाप्त होने वाली हैं। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, कंपनी जो थी अंग्रेजी कंपनी, उसमें क्या होता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो मैंने आपको पीछे बताया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसका काम था कि कंपनी में जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी जो लोग काम कर रहे होते थे, उसका सिलेक्शन करना पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम रहता था। लेकिन इससे क्या हुआ, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट के तहत कहा गया कि अब जो भी कंपनी में जो भी लोग नियुक्त होंगे उनका जो है यानी चयनित किए जाएंगे, उनका एग्जाम लिया जाएगा। कहने का मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उनका चयन किया जाने लगा, सिलेक्शन किया जाने लगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी में जो लोग काम किया करते थे उनको प्रतियोगी परीक्षा लेकर इस कंपनी में प्रवेश दिया गया। तो आप कहेंगे 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये हम इतना ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद आप ज़्यादा समय तक वीडियो पे नहीं दे सकते हैं, मुझे ये उम्मीद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का ही रहे तो काफ़ी है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इस वीडियो में जितनी भी बातें बतलाए गए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको एकदम इग्नोर नहीं कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।